हेलो दोस्तों, आज की कहानी है प्रेम की तपस्या। शिखर ने माता-पिता के दबाव में आकर शैली से शादी कर ली। शादी के बाद भी वह उससे दूर-दूर रहने का प्रयास करता, लेकिन शैली के संयम, त्याग और मूक तपस्या की गर्माहट पाकर कठोर हृदय शिखर खुद ब खुद मोम की तरह पिघल गया। शैली उस दिन बाजार से लौट रही थी कि वंदना उसे रास्ते में ही मिल गई। "तू कैसी है शैली? बहुत दिनों से दिखाई नहीं दी। आ चल सामने रेस्तरां में बैठकर कॉफी पीते हैं।" वंदना शैली को घसीट ही ले गई थी। जाते ही उसने 2 कप कॉफी का ऑर्डर दिया। "और सुना, क्या हालचाल है? कोई पत्र आया शिखर का?" "नहीं।" संक्षिप्त सा जवाब देकर शैली का मन उदास हो गया था। "सच शैली, कभी तेरे बारे में सोचती हूँ तो बड़ा दुख होता है। आखिर ऐसी क्या जल्दी पड़ी थी तेरे पिताजी को जो तेरी शादी कर दी? ठहर कर समझ बूझ कर करते। शादी ब्याह कोई गुड्डे गुड़िये का खेल तो है नहीं।" इस बीच बैराम मेज पर कॉफी रख गया और वंदना ने बातचीत का रुख दूसरी ओर मोड़ना चाहा। "खैर जाने दे, मैंने तुझे और उदास कर दिया। चल कॉफी पी। और सुना, क्या क्या खरीदारी कर डाली?" पर शैली की उदासी कहाँ दूर हो पाई थी। वापस लौटते समय वह देर तक शिखर के बारे में ही सोचती रही थी। सच कह रही थी वंदना, शादी ब्याह कोई गुड्डे गुड़िये का खेल थोड़े ही होता है। पर उसके साथ क्यों हुआ यह खेल? क्यों? वह घर लौटी तो माजी अभी भी सो ही रही थी। उसने सोचा था घर पहुंचते ही चाय बनाएगी, माँ जी को सारा सामान संभलवा देगी और फिर थोड़ी देर बैठकर अपनी पढ़ाई करेगी। पर अब कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा था। वंदना उसकी पुरानी सहेली थी, इसी शहर में ब्याही थी। वह जब भी मिलती थी तो बड़े प्यार से, सहसा शैली का मन और उदास हो गया था। कितना फर्क आ गया था वंदना की जिंदगी में और उसकी अपनी जिंदगी में। वंदना हमेशा खुश चहचहाती दिखती थी। वह अपने पति के साथ सुखी जिंदगी बिता रही थी और वह अतीत की यादों में खो गई। शायद उसके पिता भी गलत नहीं होंगे। आखिर उन्होंने शैली के लिए सुखी जिंदगी की ही तो कामना की थी। उसके बचपन के मित्र सुखानंद का बेटा था शिखर। जब वह इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, तभी उन्होंने यह रिश्ता तय कर दिया था। सुखनंदन ने खुद ही तो हाथ मांग कर यह रिश्ता तय किया था। कितना चाहते थे वह उसे। जब भी मिलने आते, कुछ न कुछ उपहार अवश्य लाते थे। वह भी तो उन्हें चाचा जी कहा करती थी। "वीरेंद्र, तुम्हारी यह बेटी शुरू से ही माँ के अभाव में पली है ना, इसीलिए बचपन में ही सयानी हो गई है।" जब वह दौड़कर उनकी खातिर में लग जाती तो वह हंसकर उसके पिता से कहते। फिर जब शिखर इंजीनियर बन गया तो शैली के पिता जल्दी शादी करने के लिए दबाव डालने लगे थे। वह जल्दी ही रिटायर होने वाले थे और उससे से पहले ही यह दायित्व पूरा कर लेना चाहते थे। पर जब सुखानंद का जवाब आया कि शिखर शादी के लिए तैयार ही नहीं हो रहा है, तो वह चौंक पड़े थे। यह कैसे संभव है? इतने दिनों का बड़ों द्वारा तय किया रिश्ता, और फिर जब सगाई हुई थी तब तो शिखर ने कोई विरोध नहीं किया था। अब क्या हो गया? शैली के पिता ने खुद भी 2-1 पत्र लिखे थे शिखर को, जिसका कोई जवाब नहीं आया था। फिर वह खुद ही जाकर शिखर के बॉस से मिले थे। उनसे कहकर शायद जोर डलवाया था उस पर। इस पर शिखर का बहुत ही बौखलाहट भरा पत्र आया था। वह उसे ब्लैकमेल कर रहे हैं, यह तक लिखा था उसने। कितना रोई थी तब वह, और पिताजी से भी कितना कहा था
क्यों नाहक जिद कर रहे हैं? जब वे लोग नहीं चाहते तो क्यों पीछे पड़े हैं? ठीक है बेटी, अगर सुखनंदन भी यही कहेगा तो फिर मैं अब कभी जोर नहीं दूंगा। पिताजी का स्वर निराशा में डूबा हुआ था। तभी अचानक शिखर के पिता को दिल का दौरा पड़ा था और उन्होंने अपने बेटे को सख्ती से कहा था कि वह अपने जीते जी अपने मित्र को दिया गया वचन निभा देना चाहते हैं। उसके बाद ही वह शिखर को विदेश जाने की इजाजत देंगे। इसी दबाव में आकर शिखर शादी के लिए तैयार हो गया था। वह तो कुछ समझ ही नहीं पाई थी। उसके पिता जरूर बेहद खुश थे और उन्होंने कहा था, मैं न कहता था आखिर सुखनंदन मेरा बचपन का मित्र है। पर पिताजी, सैली का हृदय अभी भी अनचाही आशंका से धड़क रहा था। तू चिंता मत कर बेटी, आखिरकार तू अपने रूप गुण समझदारी से सबका दिल जीत लेगी। फिर गुड्डे गुड़िया की तरह ही तो उसका आनन फानन में उसकी शादी की सभी रस्में अदा हो गई थी। शादी के समय भी शिखर का तना सा चेहरा देखकर वह पल दो पल के लिए आशंकाओं से घिर गई थी। फिर सहेलियों की चुहलबाजी में सब कुछ भूल गई थी। शादी के बाद वह ससुराल आ गई थी। शादी की पहली रात मन धड़कता रहता था। आशा, उमंगी, बेचैनी और भय सबके मिले जुले भाव थे। क्या होगा? पर शिखर आते ही एक कोने में पड़ रहा था। उसने न कोई बातचीत की थी, न उसकी ओर निहार कर देखा था। वह कुछ समझ ही नहीं सकी थी क्या गलती थी उसकी। सुबह अंधेरे ही वह अपना सामान बांधने लगा था। यह क्या लाला जी, हनीमून पर जाने की तैयारियां भी शुरू हो गई क्या? रिश्ते की किसी भाभी ने छेड़ा था? नहीं भाभी, नौकरी पर लौटना है, फिर अमेरिका जाने के लिए पासपोर्ट वगैरह भी बनवाना है। तीर की तरह कमरे से बाहर निकल गया था वह। दूसरे कमरे में बैठी सैली ने सब कुछ सुना था। फिर दिन भर खुसर फुसर भी चलती रही थी। शायद सास ने कहा था अमेरिका जाओ तो फिर बहू को भी ले जाना। ले जाऊंगा बाद में, पहले मुझे तो पहुंचने दो। शादी के लिए पीछे पड़े थे, हो गई शादी, अब तो चैन से बैठो। न चाहते हुए भी सब कुछ सुना था सैली ने। मन हुआ था कि जोर से सिसक पड़े। आखिर किस बात के लिए दंडित किया जा रहा था उसे? क्या कसूर था उसका? पिताजी कहा करते थे कि धीरे धीरे सबका मन जीत लेगी वह, सब सहज हो जाएगा। पर जिसका मन जीतना था वह तो दूसरे ही दिन चला गया था। एक हफ्ते बाद ही फिर दिल्ली से अमेरिका भी पहुंचकर पत्र भी आया था तो घर वालों के नाम। उसका कहीं कोई जिक्र नहीं था। रोती आंखों से वह देर तक घंटों पता नहीं क्या क्या सोचती रहती थी। घर में बूढ़े सास ससुर थे। बड़ी शादीशुदा ननद शोभा अपने बच्चों के साथ शादी पर आई थी और अभी वहीं थी। सभी उसका ध्यान रखते थे। वे अक्सर उसे घूमने भेज देते, कहते फिल्म देख आओ बहू किसी के साथ। पर पति से अपने आप को अपमानित महसूस करती वह कहाँ कभी संतुष्ट हो पाती थी। शोभा जीजी को भी अपनी ससुराल लौटना था। घर में फिर वह मांझी और बाबूजी ही रह गए थे। महीने भर के अंदर ही उसके ससुर को दूसरा दिल का दौरा पड़ा था। सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। बड़ी कठिनाई से हफ्ते भर की छुट्टी लेकर शिखर भी अमेरिका से लौटा था। भागा दौड़ी में ही दिन बीते थे। घर नाते रिश्तेदारों से भरा था और इस बार भी बिना उससे कुछ बोले ही वह लौट गया था। माँ, तुम अकेली हो, तुम्हें बहू की जरूरत है, यह जरूर कहा था उसने। सैली जब सोचने लगती है तो उसे लगता है जैसे किसी सिनेमा की रील की तरह ही सब कुछ घटित हो गया था उसके साथ। हर क्षण हर पल वह जिसके बारे में सोचती रहती है
उसे तो शायद कभी अवकाश ही नहीं था अपनी पत्नी के बारे में सोचने का, या शायद उसने उसे पत्नी रूप में स्वीकारा ही नहीं। इधर सास का उससे स्नेह बढ़ता जा रहा था। वह उसे बेटी की तरह दुलारने लगी थी। हर छोटी मोटी जरूरत के लिए वह उस पर आश्रित होती जा रही थी। पति की मृत्यु तो उन्हें और बूढ़ा कर गई थी। गठिया का दर्द अब फिर बढ़ गया था। कई बार शैली की इच्छा होती वापस पिता के घर लौट जाए, आगे बढ़कर नौकरी करे। आखिर कब तक दबी घुटी जिंदगी जिएगी वह। पर सास की ममता ही उसका रास्ता रोक लेती थी। बहू रानी, क्या लौट आई हो? मेरी दवाई मिली बेटी? जोड़ों का दर्द फिर बढ़ गया है। माँ का स्वर सुनकर तंद्रा सी टूटी शैली की। शायद वह जाग गई थी और उसे आवाज दे रही थी। अभी आती हूँ माँ जी, आपके लिए चाय भी बनाकर लाती हूँ। हाथ मुंह धोकर सहज होने का प्रयास करने लगी थी शैली। चाय लेकर कमरे में आई ही थी कि बाहर फाटक पर रिक्शे से उतरती शोभा जीजी को देखते ही वह चौंक गई। जीजी, आप इस तरह बिना खबर दिए, सब खैरियत तो है ना? अकेले ही कैसे आई? बरामदे में ही शोभा ने उसे गले से लिपटा लिया था। अपनी आंखों को वह बार बार रुमाल से पोंछती जा रही थी। अंदर तो चल। और कमरे में आते ही उसकी रुलाई फूट पड़ी थी। शोभा ने बताया कि अचानक ही जीजा जी की आंखों की रोशनी चली गई है। उन्हें अस्पताल में दाखिल कराकर वह सीधी आ रही है। डॉक्टर ने कहा है कि फौरन ऑपरेशन होगा। कम से कम 10,000 रुपए लगेंगे और अगर अभी ऑपरेशन नहीं हुआ तो आंखों की रोशनी को बचाया न जा सकेगा। अब मैं क्या करूं? कहाँ से इंतजाम करूं रुपयों का? तो ही शिखर को खबर दे शैली। मेरे तो जेवर भी मकान के मुकदमे में गिरवी पड़े हुए हैं। शोभा की रुलाई नहीं थम रही थी। जीजा जी की आंखों की रोशनी, उनके नन्हे बच्चे, सबका भविष्य एक साथ ही शैली के आगे घूम गया था। आप ऐसा करिए जीजी, अभी तो ये मेरे जेवर हैं, इन्हें ले जाइए। इन्हें खबर भी करूंगी तो इतनी जल्दी कहाँ पहुंच पाएंगे रुपए। और शैली ने अलमारी से निकाल कर अपनी चूड़ियां और जंजीर आगे रख दी थी। नहीं शैली नहीं, शोभा स्तंभित थी। फिर कहने सुनने के बाद ही वह जेवर लेने के लिए तैयार हो पाई थी। माँ की रुलाई फूट पड़ी थी। बहू, तू तो हीरा है। पता नहीं शिखर कब इस हीरे का मोल समझ पाएगा। शोभा की आंखों में फिर खुशी के आंसू झलक पड़े थे। पर शैली को अनोखा संतोष मिला था। उसके मन ने कहा, उसका नहीं तो किसी और का परिवार तो बना संवरा रहे। जेवरों का शौक तो उसे वैसे ही नहीं था, और अब जेवर पहने भी तो किसकी खातिर। मन की उषास को उसने दबा दिया था। 8 दिन के बाद खबर मिली थी ऑपरेशन सफल रहा। शिखर को भी अब सूचना मिल गई थी और वह आ रहा था। पर इस बार शैली ने अपनी सारी उत्कंठा को दबा लिया था। अब वह किसी तरह का उत्साह प्रदर्शित नहीं कर पा रही थी। सिर्फ तटस्थ भाव से रहना चाहती थी वह। माँ, कैसी हो? सुना है बहुत बीमार रही हो तुम। यह क्या हालत बना रखी है? जीजा जी को क्या हुआ था अचानक? शिखर ने पहुंचते ही माँ से प्रश्नों की झड़ी लगा दी। मेरी तो तबीयत तू देख ही रहा है बेटे। बीच में तो और भी बिगड़ गई थी। बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी। बेचारी बहू ने ही सब संभाला। मेरे जीजा जी की तो आंखों की रोशनी ही चली गई थी। उसी समय ऑपरेशन नहीं होता तो पता नहीं क्या होता। ऑपरेशन के लिए पैसों का भी सवाल था, लेकिन उसी समय बहू ने अपने जेवर देकर तेरे जीजा जी की आंखों की रोशनी वापस ला दी। जेवर दे दिए?
शिखर हस्तप्रभ था। हाँ, क्या करती शोभा? कह रही थी कि तुझे खबर करके रुपए मंगवाए तो आते आते भी तो समय लग जाएगा। माँ बहुत कुछ कहती जा रही थी, पर शिखर के सामने सब कुछ गड्डम गड्ड हो गया था। सैली चुपचाप आकर नाश्ता रख गई थी। वह नजर उठाकर सिर ढके सैली को देखता रहा था। माँ जी, खाना क्या बनेगा? सैली ने धीरे से माँ से पूछा था। तू चल, मैं भी अभी आती हूँ रसोई में। बेटे के आगमन से ही माँ उत्साहित हो उठी थी। देर तक उसका हाल चाल पूछती रही थी, अपने सुख दर्द सुनाती रही थी। अब बहू भी एमए की पढ़ाई कर रही है, चाहती है नौकरी कर ले। नौकरी पहली बार को चुभा था शिखर के मन में। इतने रुपए हर महीने भेजता हूँ, क्या काफी नहीं होते? तभी उसकी माँ बोली, अच्छा है, मन तो लगेगा उसका। वह सुनकर चुप रह गया था। पहली बार उसे ध्यान आया, इतनी बातों के बीच इस बार माँ ने एक बार भी नहीं कहा कि तू बहू को अपने साथ ले जा। वैसे तो हर चिट्ठी में उसकी यही रट रहती थी। शायद अब अभ्यस्त हो गई है या जान गई है कि वह नहीं ले जाना चाहेगा। हाथ मुंह धोकर वह अपने किसी दोस्त से मिलने के लिए घर से निकला, पर मन ही नहीं हुआ जाने का। सैली ने शोभा को अपने जेवर दे दिए। एक यही बात उसके मन में गूंज रही थी। वह तो सैली और उसके पिता दोनों को ही बेहद स्वार्थी समझता रहा था, जो सिर्फ अपना मतलब हल करना चाहते हों। जब से सैली के पिता ने उसके बॉस से कहकर उस पर शादी के लिए दबाव डलवाया था, तभी से उसका मन इस परिवार के लिए नफरत से भर गया था और उसने सोच लिया था कि मौका पड़ने पर वह भी इन लोगों से बदला लेकर रहेगा। उसकी तो अभी 2-4 साल शादी करने की इच्छा नहीं थी, पर इन लोगों ने चतुराई से उसके भोले भाले पिता को फंसा लिया। यही सोचता था वह अब तक। फिर सैली का हर समय चुप रहना उसे खल जाता। कभी अपने आप पत्र भी तो नहीं लिखा था उसने। ठीक है, दिखाती रहो अपना घमंड। लौट आया तो माँ ने उसका खाना परोस दिया था। पास ही बैठी बड़े चाव से खिलाती रही थी। सैली रसोई में ही थी। उसे लग रहा था कि सैली जानबूझकर ही उसके सामने आने से कतरा रही है। खाना खाकर उसने कोई पत्रिका उठा ली थी। माँ और सैली ने भी खाना खा लिया था। फिर माँ को दवाई देकर सैली माँ के कमरे से जुड़े अपने छोटे से कमरे में चली गई और कमरे की बत्ती जला दी थी। देर तक नींद नहीं आई थी शिखर को। 2-3 बार बीच में पानी पीने के बहाने वह उठा भी था। फिर याद आया था, पानी का जग तो सैली कमरे में ही रख गई थी। कई बार इच्छा हुई थी चुपचाप उठकर सैली को आवाज देने की। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आज पहली बार उसे क्या हो रहा है। मन ही मन वह अपने परिवार के बारे में सोचता रहा था। वह सगा बेटा होकर भी घर परिवार का इतना ध्यान नहीं रख पा रहा था। फिर सैली तो दूसरे घर की है, इसे क्या जरूरत है सबके लिए मरने खपने की, जबकि उसका पति ही उसकी खोज खबर नहीं ले रहा हो। पूरी रात वह सो नहीं सका था। दूसरे दिन माँ को डॉक्टर के यहाँ दिखाने के लिए ले जाने, सारे परीक्षण फिर से करवाने में बीत गया। सारी दौड़ धूप में शाम तक काफी थक चुका था वह। सैली अकेले कैसे कर पाती होगी? दिन भर वह भी तो माँ के साथ ही उन्हें सहारा देकर चलती रही थी। फिर थकान के बावजूद रात को माँ से पूछकर उसकी पसंद के कई व्यंजन खाने में बना लिए थे। माँ, तुम लोग भी साथ ही खा लो ना, सैली की तरफ देखते हुए उसने कहा था। नहीं बेटे, तू पहले गरम गरम खा ले। माँ का स्वर लाड़ में भीगा हुआ था। कमरे में आज अखबार पढ़ते हुए शिखर का मन
जैसे उधर ही उलझा रहा था। माँ ने शायद खाना खा लिया था। बहू, मैं तो थक गई हूँ, दवाई देकर बत्ती बुझा दे, उसकी आवाज आ रही थी। उधर सैली रसोई में सब सामान समेट रही थी। एक प्याला कॉफी मिल सकेगी क्या? रसोई के दरवाजे पर खड़े होकर उसने कहा था। सैली ने नजर उठाकर देखा भर था। क्या था उन नजरों में? शिखर जैसे सामना ही नहीं कर पा रहा था। सैली कॉफी का कप मेज पर रख कर जाने के लिए मुड़ी ही थी कि शिखर की आवाज सुनाई दी। आओ बैठो। उसके कदम ठिठक से गए थे। दूर की कुर्सी की तरफ बैठने को उसके कदम बढ़े ही थे कि शिखर ने धीरे से हाथ खींचकर उसे अपने पास पलंग पर बिठा लिया था। लज्जा से सिमटी वह कुछ बोल भी नहीं पाई थी। माँ की तबीयत अब तो काफी ठीक जान पड़ रही है। दो क्षण रुककर शिखर ने बात शुरू करने का प्रयास किया था। हाँ, 2 दिन से घर में खूब चल फिर रही हैं, सैली ने जवाब में कहा था। फिर जैसे उससे कुछ याद हो आया था और वह बोली थी, आप शोभा जीजी से भी मिलने जाइए ना। हाँ क्यों? माँ जी को भी साथ ले जाइएगा, थोड़ा परिवर्तन हो जाएगा तो उनका मन बदल जाएगा। वैसे घर से जा भी कहाँ पाती हैं। शिखर चुपचाप सैली की तरफ देखता भर रहा था। माँ को ही क्यों, मैं तुम्हें भी साथ ले चलूंगा, सदा के लिए अपने साथ। धीरे से सैली को उसने अपने पास खींच लिया था। उसके कंधे से लगी सैली का मन जैसे उन सुमधुर क्षणों में सदा के लिए डूब जाना चाहता था। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।